नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक ई-कॉमर्स सेलर हैं और अभी तक एक राइट प्रोडक्ट नहीं चूज़ कर पाए हैं, जो कि आपको ई-कॉम इंडस्ट्री में अपना नाम या ब्रांड नाम बनाने की जगह दे, या फिर आप महीने की एक अच्छी खासी सेल करके एक अच्छी इनकम कमा सके, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल राइट प्रोडक्ट। अब जैसे ही मैं राइट प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो लोग यही सोचते हैं कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बताऊंगा, जैसे अदर वीडियोस में बताया जाता है कि आप इसको बेचिए, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर आप जाते हो उस प्रोडक्ट को चूज़ करते हो या ख़रीद के ले आते हो। आप जाते हो होलसेल मार्केट में ढेर सारा ख़रीद के ले आते हो, और लाने के बाद जब उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो उसमें वो सेल नहीं आती है, और फिर आपको वहाँ पे नुकसान हो जाता है और आपको लगता है कि ये ई कॉम इंडस्ट्री जो है बेकार है और मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आप सही प्रोडक्ट नहीं चूज़ करते हो। आप ये मत देखिए कि दूसरा क्या बता रहा है कि जो है ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और इसकी सेल बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक राइट प्रोडक्ट के लिए। तो आज ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में जो है एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ 15 फैक्टर्स बताने वाला हूँ। यदि आप इन 15 फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को चूज़ करते हो और इन मार्केट प्लेसेस पे जो है लिस्ट करते हो, यानी अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट, तो यकीनन आप एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना पाएँगे और एक अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँगे। मेरा प्रोडक्ट जो है बनाने से मतलब ये है कि जैसे लोग, क्या होता है ना कि हम भिखारी को कुछ दे देते हैं, तो वो दोबारा भीख माँगने आ जाता है। हम उसको खाना दे देंगे, वो दोबारा खाना खाने के लिए जो है आ जाएगा। आप उसको पैसे दोगे, दोबारा पैसे माँगने आ जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी को सिखा दिया कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं और खाना बनाया कैसे जाता है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है और वहाँ पर वो चीज़ें वो कर लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ कि मैं आपको जो है सेल्फ डिपेंड करने वाला हूँ कि आप खुद से ही अपना जो है प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट जो है चूज़ करें और बनाएँ। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो, तो आप कॉम्पिटिशन को मात दे दोगे। यानी आप अपनी कैटेगरी में अपना एक बेहतरीन प्रोडक्ट सेल करोगे और वहाँ पे दूसरा कोई नहीं आ सकता है, और ऐसा ही करना चाहिए। यदि आप दूसरों के प्रोडक्ट में घुसोगे तो फिर दूसरा आपके प्रोडक्ट में घुसेगा, फिर वो वही होता रहता है, प्राइस वॉर और ये वो, और सेल आती नहीं है। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पे हम बात करते हैं लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो है ऑनलाइन, यानी अगर हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या इसके अलावा अदर वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है जैसे इट्ज़ी वगैरह है, वहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएँ या ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो महीने में मुझे अच्छी खासी सेल दे। तो उस पर मैंने जो है कुछ ये 15 पॉइंट्स जो है बनाए हैं। अच्छा, ये 15 पॉइंट्स कहीं से भी कॉपी नहीं किए हुए हैं। मैं इस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और उसके दौरान ही मैंने इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद इनको बनाया है, तब मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था। कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे सेल होता है, कैसे क्या होता है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आज इस जो है 15 पॉइंट्स में दे रहा हूँ। यकीनन अगर आपने इन 15 पॉइंट्स को अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट किया, तो आपके पास भी एक यूनिक प्रोडक्ट होगा और एक अच्छी खासी सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँगे। तो भी चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला पॉइंट है, जो अगर हमको प्रोडक्ट कोई चूज़ करना है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो हमें उसकी डिमांड को देखना होगा, यानी उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। मार्केट में डिमांड कहने का मतलब ये है कि जैसे जो मैं फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, वो ये इस्तेमाल करता हूँ कि यदि कोई प्रोडक्ट है और जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 5 किलोमीटर डायमीटर, मतलब उस मेरे 5 चारों तरफ 5 किलोमीटर के डायमीटर में अगर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको ऑनलाइन ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब वो फिज़िकली इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो लोग जाकर के परचेज़ कर लेते हैं, उसके लिए ऑनलाइन नहीं जाते हैं। लोग ऑनलाइन किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जो लोगों को मिल ना सके उनके नियर, जो मैंने रेडियस बताया 5 किलोमीटर के एरिया के रेडियस के अंदर का कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, तो ही बंद जो है पब्लिक जो है ऑनलाइन जो है उसको सर्च करती है।
ग्रोसरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने पहले बता दिया, जो प्रोडक्ट जो 5 मीटर डायमीटर के अंदर जो प्रोडक्ट मिल नहीं पाते उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने उस जो है मार्केट डिमांड को समझना है, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसको चूज़ कर लेना है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। आप जिस जगह में, जिस कैटेगरी में हो, जिस एरिया में रहते हो, आपकी जो एक्सपर्टी हो, जो आपका जो है मतलब पसंद हो, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो और उसकी मार्केट डिमांड को इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो कि यदि आपको 5 किलोमीटर डायमीटर में बहुत ही कम अवेलेबल है, लेकिन लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन 100% बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। अब ये है कि प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया और उसके बाद हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो है उसकी अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट तो चूज़ कर लिया, लेकिन क्या उससे रिगार्डिंग जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके मार्केट एरिया में अवेलेबल है? यानी कि मान लीजिए आप यूपी में लखनऊ से रहने वाले हैं और आपने कोई एक प्रोडक्ट चूज़ किया और वो मिलता है जो है साउथ में, केरला में। तो अब इस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग या अवेलेबिलिटी जो है साउथ में है और वहाँ से आप प्रोडक्ट मंगाओगे और फिर लखनऊ से जो है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में सेल करोगे, तो यहाँ आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि साउथ में भी कोई सेलर बैठा होगा जो वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा। तो आप वही प्रोडक्ट वहाँ से भाड़ा लगा के अपने यहाँ मंगाओगे तो ऑलरेडी महंगा हो जाएगा, भले आपने सस्ता खरीदा हो चाहे जो भी हो। तो इसलिए आपने जो भी प्रोडक्ट चूज़ किया है वह आपके नियर अबाउट होना चाहिए। यानी लोग कहते हैं ना कि दिल्ली से ले आओ, मुंबई से ले आओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इस तरीके से प्रॉफिट नहीं जनरेट होता है, आपने किया भी होगा और आप जानते भी होंगे। जो प्रोडक्ट है वो आपके पास या फिर नियर अबाउट अवेलेबल होना चाहिए हर हालत में। अगर आप उसमें ज़्यादा फ्रेट या ज़्यादा भाड़ा अगर जो है दे रहे हो प्रोडक्ट पे, तो आप जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये भाड़ा ही बड़ा जो है जो तय करता है आपका प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके नियर अबाउट एरिया में ही अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, बाइंग कॉस्ट। यानी जो आपने प्रोडक्ट चूज़ किया है जो कि आपके एरिया में है, उसकी बाइंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब बाइंग कॉस्ट कम से कम की मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक शूज़ है, शूज़ को उसको सेलेक्ट किया और आपने आपके एरिया में मैन्युफैक्चरर है, आपने उससे खरीदा। तो आपने मान लीजिए 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी, और उस जो है जूते वाले ने आपको 130 रुपए का बेचा और आपने करीब 200 शूज़ ले आए। तो अभी क्या हुआ कि मान लीजिए उसी कैटेगरी में एक दूसरा भी सेलर है, उसने भी वही प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसने देखा कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब वो उस मैन्युफैक्चरर के पास आया और उसने वही प्रोडक्ट 110 रुपए में खरीद लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि एक डिफरेंस, एक गैप आ जाता है, 20 रुपए का गैप आ जाता है और वो कंपटीटर आपको मात दे देता है। तो आपके प्रोडक्ट की बाइंग कॉस्ट बहुत ही कम होनी चाहिए। आपने इस चीज़ को बिल्कुल कैलकुलेट करके रखना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है और उस पर किस जो है भाव में आप खरीद रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। नंबर 4 जो बात कर रहा हूँ वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी यदि आप प्रोडक्ट जो है मान लीजिए बनवा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, हम डायरेक्ट बनवाते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए 1000 पीस या 2000 पीस, आप इस तरीके से आप जो है किसी मैन्युफैक्चरर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया और आपने बता दिया कि मेरे नाम की डाई की जो है आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दो। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। जितनी कम होगी कॉस्ट, उतना ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि अभी क्या है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग 2-2 रुपए में माल सेल करने को तैयार हैं, 3-3 रुपए में माल सेल करने को तैयार है कि 3 रुपए का मार्जिन मिल जाए तो मैं बेच दूँ। जिस तरीके का मतलब जो भाजी बिकती है उस वाला हिसाब किताब हो चुका है। तो आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम से कम होगी, तो अगर आप जो है कंपटीशन के भाव में भी बेचोगे ना, तब भी आपको ठीक-ठाक मार्जिन जो है मिल जाएगा। अब हम नंबर बात कर ले रहे हैं 5वीं की, वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। यानी आप जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, यानी जो है अगर आप मान लीजिए आप प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं अलग-अलग जगह से प्रोडक्ट लाते हैं, रॉ मटेरियल्स लाते हैं और उसको खुद ही असेंबल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं।
तो आप जो भी रॉ मटेरियल ला रहे हो, यानी जो भी अलग-अलग जगह से आप जो है चीज़ें यानी प्रोडक्ट्स ला रहे हो, उसकी भी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। यानी जब आप प्रोडक्ट बना कर के तैयार कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, उससे उसकी कम ही होनी चाहिए। तो और छठे पॉइंट की बात कर ले, पैकेजिंग कॉस्ट, यानी ज़ाहिर-सी बात है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में पैकेजिंग एक बहुत बड़ा जो है मतलब सेक्टर है। लोग हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ना ध्यान देते हों, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए। पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैकेजिंग में यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो पता तो नहीं चलता है, लेकिन कभी-कभी वो आपका मार्जिन खा जाता है। तो कोशिश करिए जो पैकेजिंग मटेरियल है, अगर आप लंबे समय के लिए ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आए हो, तो पैकेजिंग मटेरियल आप इकट्ठा खरीदिए। अगर आप इकट्ठा खरीदोगे तो ही आपको वहाँ पे मार्जिन बचेगा। अब क्या करते हैं कुछ लोग जो है बॉक्स खरीदते हैं, ऑनलाइन 100 पीस मँगा लेते हैं। बहुत महँगा पड़ता है वो। मतलब जो बॉक्स आपको 3 से 4 रुपए का पड़ जाएगा, वही बॉक्स आप 15 से 20 रुपए का मँगाते हो। डिफ़रेंस देखिए, मतलब 3 से 4 से 20 रुपए, यानी तकरीबन 15 रुपए का मार्जिन आप जो है सिर्फ़ एक बॉक्स में दे देते हो। इसके अलावा अदर पैकेजिंग मटेरियल में जैसे प्रिंटिंग हो गई, आपकी लेबलिंग हो गई, फिर उसके आप पन्नी यूज़ कर रहे हो, बबल रैप यूज़ कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो सकता है ट्रांज़िट में, तो बबल रैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे पैसों को आपको बचाना पड़ेगा, तभी आप मार्जिन जो है वहाँ पर जो है निकाल पाओगे, आपके पैसे वहाँ पर बच पाएँगे और एक प्रोडक्ट जो है राइट प्रोडक्ट बन पाएगा। इसके अलावा जो नंबर 7 पे मैंने रखा है मार्केटिंग कॉस्ट, यानी यदि आप कोई प्रोडक्ट ऐसा चूज़ कर रहे हो जिसकी मतलब डिमांड तो है, लेकिन उसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ रही है, तभी वो बिक रहा है, अदरवाइज़ वो बिक नहीं रहा है। तो वो राइट प्रोडक्ट नहीं है, चाहे उसमें जितना भी मार्जिन हो। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग करके, यानी एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग से मेरा सेंस है कि एडवर्टाइज़मेंट, क्योंकि ई-कॉमर्स में एडवर्टाइज़मेंट ही एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है जो प्रोडक्ट को बूस्ट देता है। आप सिर्फ मतलब एडवर्टीजमेंट करके प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो ई कॉमर्स में एडवर्टीजमेंट करती है सिर्फ अवेयरनेस के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं करती हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो वहाँ पर तकरीबन तकरीबन 100 क्लिक्स आने के बाद ही कहीं एक प्रोडक्ट सेल होता है। तो अगर आप 2 रुपये, ₹2.5 या 1 रुपये भी दे रहे हो और 100 रुपए खर्च करने के बाद अगर आपका एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आपका मार्जिन ही वहाँ पर 50 रुपए का है, तो वहाँ फिर आप नुकसान में आ जाओगे। क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट तो दिया ही दिया, 50 प्लस माइनस 50 रुपए और वो भी आ जाएँगे। तो आपने इसको भी ध्यान में रखा है कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट ना खर्च करना पड़े। उसके बाद है 8वाँ प्रोडक्ट जो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या है कि मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, जो भी है, क्या वो वर्ड ऑफ माउथ से फैल सकती है? यानी लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा है, और उसके अंदर क्वालिटी क्या है, जो भी चीज़ें आप उसमें प्रोडक्ट में डाल रहे हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी या सर्विस जो भी है चीज़ें उसके अंदर, वो क्या हैं? अगर वो अच्छी हैं, तो लोग बात करेंगे और जब टॉक एंड टॉक होती है तो प्रोडक्ट सेल होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करें। इसके बाद में नंबर 9 पे है कॉम्पिटिशन। देखिए कॉम्पिटिशन तो होगा ही, आप चाहे जिस भी कैटेगरी में चले जाओ कॉम्पिटिशन तो होगा ही होगा। तो कॉम्पिटिशन को मात कैसे दिया जाता है, ये एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। एक मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। आप अगर इस पे से वीडियो जानना चाहते हो तो आप बताओ, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये लगभग एक आधे घंटे का या 45 मिनट का टॉपिक है और वो उसमें भी पूरा नहीं कवर होगा कि कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिशन से हट करके आप अपने प्रोडक्ट को जो है सेट कर सकते हो और उसकी सेल आ सकती है। क्योंकि मैं भी जिस कैटेगरी में बेचता हूँ बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अलग है। तो हर एक प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अलग होती है, उसी हिसाब से वो सेल होता है। तो कॉम्पिटिशन को कैसे बीट किया जाए ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। और नंबर 10 पे है ब्रांड वैल्यू। देखिए ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपना प्रोडक्ट जो है जो भी चूज़ कर रहे हो या डाल रहे हो, कोशिश करिए उसको अपने ब्रांड नेम से डालें और उसकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करें। ठीक है? कि मतलब आप पर्टिकुलर जैसे लोग क्या करते हैं कि मिक्स प्रोडक्ट बेचते हैं। कभी मोजे बेच लिया, कभी जूते बेच लिया, कभी कलछुल बेच दी, कभी कढ़ाई बेच दी, कभी शर्ट बेच दिया। तो ये फिर ब्रांड वैल्यू आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप इसमें ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगी। आपको
अपने ब्रांड का नाम डिसाइड करना होगा और आपने जो प्रोडक्ट है उसको भी डिसाइड करना होगा। यानी आपका प्रोडक्ट जो है आपके ब्रांड नेम को रिफ्लेक्ट करता हो, कि मतलब अगर आपका मतलब शूज़ बेचते हो तो उसी हिसाब से आपका ब्रांड नेम होना चाहिए और आपने सिर्फ शूज़ ही बेचना है। आपने सब कुछ हलवा नहीं बनाना है, हर चीज़ मिला करके खिचड़ी नहीं पका देनी है। अगर ऐसा आप करोगे तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अब नहीं चल पाओगे। पहले ऐसा होता था, लोग कुछ भी बेच देते थे, चल जाता था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। अब बहुत ही मतलब ब्रांड वैल्यू की बड़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई है। आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, सालों साल काम करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट सेट होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी और तब वो बिकेगा। मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बनने में मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर लग गया। क्योंकि होता क्या है कि ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनती है। आप प्रोडक्ट जाता है, यूज़र के पास जाता है, यूज़र उसको यूज़ करता है, फिर रिव्यू करता है, फिर वो दूसरा यूज़र जाता है, फिर उसको खरीदता है, फिर बाय करता है, फिर रिव्यू करता है। तो धीरे-धीरे करके एक ब्रांड वैल्यू बनती है। जब वो यूज़र उसको यूज़ कर लेता है, उसके दिमाग में उस ब्रांड के नाम की एक वैल्यू आ जाती है कि मैंने उस जगह से ये प्रोडक्ट खरीदा था और वो बहुत अच्छा चला था। वो द अगेन बाय करता है। जब वो दोबारा बाय करेगा तो जो ये जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये भी फिर उस प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट एक यूज़र बार-बार खरीद रहा है, तो हमको इसको दूसरे भी यूज़र्स के पास भेजना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी उन मतलब आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न इनको भी सेल ही तो चाहिए। सेल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक ब्रांड वैल्यू भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप चाहते हो कि ब्रांड वैल्यू के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। मैं उसके ऊपर बना करके दूँगा कि जो है आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कैसे तैयार कर सकते हैं। अब नंबर जो है 12 पे है कि हाउ टू यूज़, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका मतलब यूजेस है। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो कि जिसको कहीं पे यूज़ करना है, या जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसकी। अब चाहे स्टेशनरी हो, चाहे खाने का सामान हो, उसका मस्त टेस्ट हो, या कोई प्रोडक्ट हो, तो उसका यूजेस जो है ईजी होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत टफ नहीं होना चाहिए और बहुत ही ईजी उसको समझ में आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई भी टूल दे रहे हो तो उस टूल का यूजेस बहुत ईज़ी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद से प्रोडक्ट बना रहे हो तो, अगर बाहर से लेके आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग खुद से भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके जो यूजेस हैं, जो यूज़र यूज़ करने वाला है वो ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए। अब हम नंबर 13 पे अगर हम बात कर ले कि जो है कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है वो कितने समय तक में पहुंच रहा है, इस चीज़ पे लोग नहीं ध्यान देते हैं। अक्सर लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते और प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और ये नहीं ध्यान देते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने दिन में पहुंच रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेज़न अपना प्राइम चलाता है और वो 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करता है, नहीं नेक्स्ट डे प्रोडक्ट डिलीवरी देता है। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर आप यूज़र के पास प्रोडक्ट जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट जो है ऑर्डर उसने किया है और 6-7 दिन में जो है प्रोडक्ट पहुँच रहा है। यानी जैसे लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और एसएलए यानी जो डिस्पैच करने का टाइम 2 दिन रखते हैं। अरे भाई क्यों 2 दिन रखना ना? 1 डे रखो ना, 24 आवर रखो ना कि 24 घंटे के अंदर मैं प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दूँगा। आप प्रोडक्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, अब 2 दिन बाद आप प्रोडक्ट को रिलीज़ करोगे, तो अब 2 दिन बाद प्रोडक्ट जाएगा, फिर वो नियरेस्ट हब में जाएगा, फिर वहाँ से वो मदर हब में जाएगा, 2 दिन इसमें चले जाएँगे, 2 से 4 दिन हो गया। अब उसके बाद वो फिर जर्नी में अपना डिस्पैच होगा, तब तक यूज़र परेशान हो जाएगा, कैंसल कर देगा ऑर्डर। फिर आपका वो जो मैट्रिक्स है कैंसिलेशन में चला जाएगा, फिर आपका ऑर्डर की सेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना कि आपका प्रोडक्ट है वो जो है बहुत ही जल्दी रीच आउट होना चाहिए कस्टमर के पास। यानी ये जो ई-कॉमर्स वाले जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे अमेज़न आपको प्राइम वाला देता है, आप उनके वेयरहाउस में माल को रखिए, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी देता है, उसको रखिए। फ्लिपकार्ट देता है कि आप स्मार्ट यूज़र बन जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कस्टमर तक प्रोडक्ट को सही समय पर सही टाइम पे पहुँचाना है। यानी अगर आप नॉर्मल देखिए तो 3 से 4 दिन में आपका प्रोडक्ट पहुँच जाना चाहिए, इस तरीके की आपको सेल करनी है। 5 से 7 दिन में कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा आते हैं आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिस्पैच कर रहे हैं और लोगों तक सामान पहुँचा रहे हैं। अब नंबर 4 की बात करूँ जो है फ्रेट कॉस्ट यानी भाड़े की कॉस्ट। भाड़े की कॉस्ट जैसे थोड़ा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ। जो कस्टमर
आपको जो भाड़ा लगना है, यानी जो आप जो सामान जहाँ-जहाँ से भी खरीद के लाए हो, उसमें भाड़ा जो होता है उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि भाड़ा एक बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है कट ऑफ कर देता है सारे प्रोडक्ट्स को। यानी आप कहीं से जो माल लेकर के आ रहे हो, मान लीजिए आपने नियरेस्ट कहीं से भी माल उठाया है और वो माल लगभग 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो के आसपास का है। तो आप 60-70 किलो, 80 किलो माल है और उसका साइज़ छोटा है, तो आप अपनी बाइक पे भी लाद के ला सकते हो या स्कूटी है आपके पास, वो ला सकते हो। उसपे भाड़ा लगा कर के उसको मँगाने की ज़रूरत नहीं है। 500-600 रुपए का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं जो है बाइक पे ही माल लाद करके लाता था। तो इस तरीके से आपने कोशिश करना है कि आपका भाड़ा कम से कम हो। सॉरी, अगर आप 5 से 600 रुपए पर राउंड भाड़ा दे रहे हो और वही चीज़ अगर आप 100 रुपए से कम भाड़ा दे करके ला सकते हो तो उसको लेके आइए। क्योंकि वो मार्जिन आपको दिखता नहीं है, पर वो मार्जिन होता है वहाँ पे प्रोडक्ट में। अगर आप 500 रुपए भाड़ा बचा लेते हो तो वो आपका प्रॉफ़िट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, और वो प्रॉफ़िट के साथ-साथ आपका जो प्रोडक्ट जो प्राइस आप लिस्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी वो डिफ़रेंस क्रिएट करता है। कि अगर मान लीजिए सभी लोग जो है उसी भाड़े में लेके आ रहे हैं और आप थोड़ा-सा कम भाड़े में लेके आ गए, तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कोई भी बंदा जो होता है वो अपने प्रॉफ़िट से नीचे नहीं सेल करेगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट लेकर के ही प्रोडक्ट को सेल करेगा। नंबर 15 पे है जो अभी फ़िलहाल लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, कि आप सीज़नल प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहे हो? बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीज़नल प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सीज़नल प्रोडक्ट पे ध्यान देने पर आपने सीज़नल प्रोडक्ट को कब लिस्ट करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि सीज़नल प्रोडक्ट पे अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, तो उतना प्रॉफ़िट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जनरेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीज़नल की जो सेल होती है, कुछ वो हफ़्ते भर की होती है और उसके लिए आपको मतलब काफ़ी समय पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर आप जो है नेक्स्ट दिवाली में कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो आपको उसको अभी से लिस्ट करना पड़ेगा। तो सीज़नल प्रोडक्ट पे थोड़ा-सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सीज़नल प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, कि सीज़नल प्रोडक्ट पे मत जाइए। जो रेगुलर जो डेली यूज़ वाले हैं, जो डेली फ्रीक्वेंट जो है मतलब ट्रांज़ैक्शन होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उन्हीं का ही आप प्रोडक्ट यूज़ करिए, यानी उन्हीं प्रोडक्ट को ही लिस्ट करिए ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो ही आप प्रॉफ़िट जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज़ प्रॉफ़िट नहीं जनरेट कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ 15 पॉइंट्स बताए जहाँ पर कि आप जो है इनका यूज़ करके ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में एक अच्छा जो है प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन तैयार कर सकते हो। ये जो सारे जो 15 पॉइंट्स है, ये पॉइंट बहुत बड़े भी हो सकते हैं। मैं एक-एक पॉइंट्स पे काफ़ी लंबे समय तक भी बात कर सकता हूँ और उस एक-एक पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ़ एक पॉइंट मैंने बता दिया तो वो छोटा-सा फैक्टर है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया, आप दोबारा देखिएगा, बार-बार देखिएगा। कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर कुछ देखूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो इस पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस इंडस्ट्री के लिए और भी कुछ बेहतरीन वीडियोस जो है लाऊँ, जिससे कि आप जो है अपनी प्रॉफ़िट बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।